Hey, hello everyone. Good afternoon. Good afternoon. आते ही रह गया मैंने नहीं करवाई। 1:25 की क्लास पता नहीं कैसे थी। हमने जब 1:15 पे शुरू की तो उसमें मतलब 1:16 पे, तो सामने 1:25 का स्केड्यूल्ड था क्लास, तो हमें क्लास को थोड़ा आगे करना पड़ा। तो आई डिडंट डू दिस, है ना, तो प्लीज स्टॉप ब्लेमिंग मी। हाँ, तबीयत मेरी बहुत अच्छी है। कल क्लास लेने के बाद मैं सो गई थी, उसके बाद अर्जुना की क्लास मेरी अच्छे से हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। थैंक यू सो मच। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, माइक का इशू अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है। आई डिडंट गेट द माइक येट, तो थोड़ा बहुत वॉइस का इशू रहेगा, बट यस, साइमल्टेनियसली मैंने सिस्टम में वॉइस ऑन कर रखी है, सो दैट मैं भी सुन सकूंगी अगर कोई भी गड़बड़ होगी तो, है ना। थोड़ा सा आपकी तरफ से कोऑपरेशन चाहिए होगा। होपफुली आज लास्ट डे हो, बिकॉज बोला तो था मुझे कि आ जाएगा संडे तक। हाँ जी, आज ही ज्वाइन किया है आपने बेटा, तो बस मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती ही कर सकती हूँ कि प्लीज जाकर के पहले पिछले 2 लेक्चर्स अटेंड करके आ जाइए, सो दैट आपको आज का लेक्चर समझ में आए। हाँ जी मैम, मेरा भी नाम बोलिए। अरे नाम में क्या रखा है, और जिसने ये बात बोली थी वो भी नीचे अपना नाम लिख गया था। 3 बजे तक होगी क्लास, यस, कोई दिक्कत? अच्छा मैडम, कल आपने 3:05 तक ले ली थी ऐसा मैडम 3 लास्ट डेट है, मतलब लास्ट डेडलाइन है आपकी। 3:05 मत कर दिया करो मैडम ऐसा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। खुश रहिए बेटा। यस, चलिए। सो प्राणियों में संरचनात्मक संगठन हमारा लेक्चर चल रहा था, चैप्टर चल रहा था, जिसमें आज है लेक्चर नंबर 3। कल भी हमने ऊतक, उपकला ऊतक के प्रकार किया था। आज हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है। जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन कर लें, कल हमने क्या पढ़ा था। तो हमने कल बेटा देखे थे कि जो उपकला ऊतक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं एज पर एनसीईआरटी। वन इज आपका सरल उपकला, अदर इज आपका संयुक्त उपकला। सरल उपकला में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो सारी की सारी सिंगल लेयर में अरेंज होती हैं, एक ही परत में व्यवस्थित होती हैं। पहला, अगर चपटी कोशिकाएं हैं, सरल छल की चपटी होती हैं, टाइल जैसी दिखती हैं, पेवमेंट उपकला कहलाती हैं। इनमें अनियमित किनारे होते हैं, इसको हम बेटा लहरदार किनारे की वजह से टेसिलेटेड उपकला भी कह देते हैं। इनमें जो न्यूक्लियस केंद्रक होता है वो भी गोल होता है, चपटा होता है, केंद्र में होता है। जहां कहीं भी बॉडी में निस्यंदन और विसरण होगा वहां पर आपका सरल छल की उपकला पाया जाएगा। दूसरा हमने देखा था सरल घनाकार। कोशिकाएं घन के आकार की होती हैं, केंद्रक गोल होता है, कोशिका के बिल्कुल केंद्र में होता है। घनाकार उपकला का काम होता है जहां कहीं भी बॉडी में अवशोषण होना है, स्रावन होना है, वहां पर ही देखने को मिलती है। घनाकार उपकला में एक मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, रूपांतरण देखने को मिलता है, जिसमें इसकी मुक्त सतह पर सूक्ष्मांकुर यानी कि माइक्रोविलाइज प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो सूक्ष्मांकुर होते हैं बेटा, ये अवशोषण के लिए क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ठीक है मैम, सुन रही है कि नहीं? नहीं बेटा, मैं सुना रही हूँ फिलहाल, तो खुश रहिए मनस्वी। फिर ये जो आपका सूक्ष्मांकुर वाला सरल घनाकार उपकला है, जिसको हम ब्रश बॉर्डर सरल घनाकार उपकला बोलते हैं बेटा, ये ब्रश बॉर्डर सरल घनाकार उपकला आपको किडनी के अंदर जो वृक्काणु हैं, नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स में जो पीसीटी यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, बात करें सिंपल कॉलमनार या सरल स्तंभाकार की, तो यहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं वो स्तंभ जैसी होती हैं, लंबी और पतली होती हैं। इनमें जो केंद्रक होता है वो भी थोड़ा लंबा सा होता है, और वो केंद्र में ना होकर के आधारी झिल्ली के पास होता है। ये बेटा जो आपकी सरल स्तंभाकार होती है, इसका भी काम अवशोषण और स्रावन ही होता है। अगर हम बात करें ये कहाँ पाई जाती है, तो ये आपकी बॉडी में पूरी आहार नाल में पाई जाती है। इसमें भी कुछ रूपांतरण देखने को मिलते हैं। एक आपकी ब्रश बॉर्डर सरल स्तंभाकार, जिसमें मुक्त सतह पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। दूसरा बेटा आपकी पक्षमाभी सरल स्तंभाकार, जिसकी मुक्त सतह पर पक्षमाभ पाए जाते हैं। पक्षमाभी सरल स्तंभाकार से आपके नीट में क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ पाई जाती है। और आपकी ब्रश बॉर्डर पूरी आपकी आहार नाल में, स्पेशली छोटी आंत में पाई जाती है, जहां पर अवशोषण बहुत ज्यादा होना होता है। यहाँ तक सबको क्लियर था? फिर मैंने आपको कूट स्तरित सरल उपकला बताई थी। कूट स्तरित ये होती तो एक ही लेयर में अरेंज है सारे स्तंभाकार सेल्स, लेकिन क्योंकि सेल्स का साइज छोटा बड़ा होता है, तो न्यूक्लियस की पोजीशन ऊपर नीचे होने की वजह से ये हमें माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखते हैं कि ये मल्टी लेयर्ड है, ये कई स्तर में कोशिकाएं व्यवस्थित हैं, पर वास्तव में बेटा ये एक ही लेयर में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, और ये भी आपके श्वसन मार्ग यानी कि श्वसनी श्वसिकाओं में देखने को मिलती है। काम क्योंकि स्तंभाकार है तो अवशोषण और स्रावन का ही करेंगे। यहाँ पे खत्म हो गया था आपका सरल। इसके बाद हमने बात की थी बेटा आपका
कि जो संयुक्त उपकला होती है जिसमें कोशिकाएं दो या ज्यादा परत में व्यवस्थित होती हैं, ये संयुक्त उपकला भी आपकी दो तरीके की होती है। एक आपकी संक्रमित उपकला, दूसरी आपकी स्तरित उपकला। संक्रमित उपकला मैंने आपको बताई थी एकमात्र ऐसी उपकला है जिसमें कि किसी भी प्रकार की आधारी झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, पीसीटी में कौन सा पाया जाता है? राम जन्म गुप्ता, कल बताया था, जाके नोट्स चेक करो बेटा, और अभी भी मैं बता चुकी हूँ। फिर आपकी जो संक्रमित उपकला है, ये संक्रमित उपकला वहां पाई जाएगी जहां पर हमें आयतन कम ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपका पूरा जो मूत्र मार्ग है, ठीक है, मूत्र मार्ग हो गया, आपके मूत्राशय की भित्ति हो गई, आपकी मूत्रवाहिनी की भित्ति हो गई, और आपकी किडनी का पेल्विस भाग हो गया, यहाँ पर आपको संक्रमित उपकला देखने को मिलती है। ठीक है, फिर हमने देखा था आपकी स्तरित उपकला। स्तरित में भी हमने 3 प्रकार के देखे थे, एक ही डायग्राम में बना करके सारे। ओके फरमान, आई होप सही लगे आपको, समझ में आए। स्तरित उपकला में बेटा स्तरित शल्की, स्तरित घनाकार, स्तरित स्तंभाकार, सबकी बेस लेयर, बीच की 2-3 लेयर एक जैसी होती हैं। टॉप मोस्ट लेयर में अगर शल्की उपकला है तो स्तरित शल्की हो जाएगी, टॉप मोस्ट लेयर में घनाकार है तो स्तरित घनाकार हो जाएगी, और बेटा अगर टॉप मोस्ट लेयर में आपकी स्तंभाकार है तो स्तरित स्तंभाकार हो जाएगी। मैंने पीसी की वॉल्यूम कम कर ली है बेटा आपके कहने पर, थैंक यू सो मच, अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रहा था तो बताने के लिए। फिर बेटा हमने ये देखा था कि जो स्तरित शल्की होती है ये भी आपकी 2 प्रकार की होती है, एक जिसकी मुक्त सतह पर आपका केराटिन जो कि एक डेड प्रोटीन है उसकी लेयर पाई जाती है, दूसरे में मुक्त सतह पर केराटिन नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसके बेसिस पे हमने इसको केराटिन युक्त और केराटिन विहीन कहा था, और हमने फिर इन सबकी लोकेशन देखी थी। यहां तक सबको क्लियर है? हम आज इसकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर बेटा हम इसके रूपांतरण पढ़ेंगे ग्रंथिल उपकला। ठीक है, आज हम विशिष्ट उपकला देख लेंगे। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे आपकी कोशिका संधियों की, और हम शुरू करेंगे आपका संयोजी उत्तर। फरमान पूछ रहे मैम कल टेस्ट होगा क्या? नहीं बेटा, पहला टेस्ट आपका दूसरे या तीसरे हफ्ते में होता है, उसके बाद आपका एक संडे छोड़ करके टेस्ट होता है। ठीक है, हर दूसरे हफ्ते फिर आपका टेस्ट होता है। फिंगर टिप बुक कैसी है रोहित? बहुत अच्छी बुक है, आप चाहें तो ले सकते हैं, एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स। एक बच्ची मुझसे पूछे मैडम आप कोचिंग में पढ़ाती हैं घर पे? बेटा मैं पीडब्ल्यू कोचिंग में पढ़ाती हूँ लेकिन घर से पढ़ाती हूँ, कोई दिक्कत? हाँ, और उसका रीजन बेटा ये था कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो वासु होने को था, वासु हुआ भी नहीं था, प्रेगनेंसी का मेरा 8th मंथ चल रहा था, तो उन लोगों को ओहो यू आर अमीन विदाउट ए, ओके मैं सबकी हूँ, है ना, तो उन लोगों ने कहा था ठीक है मैडम हम आपको घर पे स्टूडियो सेट कर देंगे जिससे आपका बच्चा भी पल जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा, हमारे बच्चे भी पढ़ लेंगे, आपका बच्चा भी पढ़ जाएगा, ऐसा। अरे थैंक यू बेटा, आप खुश रहें नीट के लवर। चलो, आपका जन्मदिन है गौरव, हैप्पी बर्थडे बेटा। नेहा उपाध्याय, हाँ जी आशु आपने कल लिखा था। चैट्स दिख रही हैं सुहानी, लेकिन आई एम सो सॉरी मैं सबके चैट्स नहीं पढ़ सकती और सबके चैट्स का जवाब भी नहीं दे सकती। मैम डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दे दो, मेरा फोन का है, चार्ज हो रहा था बाहर, 1 मिनट मैं आपको बता देती हूँ डीपीपी के क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। आज कुछ क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ, पहले हम क्वेश्चन कर लें जिससे कि मुझे ये पता रहेगा कि आपका कल का कितना आपने अच्छे से याद किया हुआ। कहाँ है? पहले डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। Who sent me the DPP? Yes. क्वेश्चन नंबर 9 है पतली चपटी, यही वाला ना बेटा? अच्छा, पतली चपटी कोशिकाओं, वो कोशाओं इस कोशिकाओं युक्त एपिथीलियम ऊतक जिसकी कोशिकाएं सटी हुई टाइलों के समान दिखाई पड़ती है, कहाँ पाई जाती है? गालों के भीतरी आस्तर में बोल सकते हो, पेट के भीतरी आस्तर में बेटा आपकी स्तंभाकार पाई जाती है, डिंब वाहिनी के भीतरी आस्तर में आपकी पक्षमा भी स्तंभाकार पाई जाती है, अंडाशय के भीतरी आस्तर में आपकी घनाकार पाई जाती है। तो बेटा एज पर ऑप्शंस आप यहाँ पे ए लगाएंगे, कॉज हम बात कर रहे हैं आपकी ये शल्की उपकला की। अब इसने सरल और संयुक्त शल्की नहीं लिखा है, इसने सिर्फ शल्की उपकला लिखा है। तो शल्की उपकला सरल की अगर हम बात करें तो वो आपको विसरण और निस्यंदन वाली जगह मिलेगी, बोमेन संपोट आपकी कुपिका जो है लंग्स की, या आपकी रक्तवाहिनी या देह गुहाओं की भित्ति में। और अगर हम स्तरित की बात करें तो स्तरित शल्की जो होती है बेटा वो आपको देखने को मिल जाती है अगर वो केराटिन विहीन और केराटिन युक्त के आधार पर देखें तो केराटिन युक्त बेटा आपको त्वचा में देखने को मिल जाती है ना, बालों में, नाखूनों में, जानवरों के खुर में, सींग में, पंखों में, यहाँ पर आपको केराटिन युक्त देखने को मिलती है। और अगर हम केराटिन विहीन की बात करें तो केराटिन विहीन स्तरित शल्की उपकला जो होती है बेटा वो आपको गालों के अंदर के स्तर में
ठीक है, या मुख गुहा की भित्ति आप बोल सकते हो, योनि में, गुदा द्वार में यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, रोहित कुमार बोल रहे हैं मैडम मॉड्यूल लेना जरूरी है। तो बेटा मैं ये कहूंगी कि अगर आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस की कोई बुक नहीं है तो आप मॉड्यूल ले लो, लेकिन अगर आपके पास हिंदी में एमटीजी एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स है तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले आप ये 3 क्वेश्चन करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सरल से क्वेश्चन हैं, पढ़ाए हैं इसलिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। सिंपी यादव बोले मैडम विपिन सर के जैसे पढ़ाई। बेटा आपको अगर विपिन सर के जैसा पढ़ना तो आप विपिन सर से पढ़ लो। ठीक है, मेरा अपना स्टाइल है पढ़ाने का, मैं अपने स्टाइल में पढ़ाती हूँ। कोई आपको दिक्कत है तो आप वहां जा सकते हो, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू। यस, चलिए, तो सफिशिएंट टाइम आपको मिल गया है, 30 सेकंड दूंगी आपको, जल्दी से इसका आंसर करिए। 12th की ऑल एनसीईआरटी चलेगी? बिल्कुल चलेगी बेटा, केवल बायोटेक का जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है उसके 2 पेज अगर आप चाहो तो फोटोकॉपी करवा लेना या प्रिंट कर निकलवा लेना ऑनलाइन, वो पूरा चैप्टर भी आप पीडीएफ लेकर के प्रिंट निकलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी एनसीईआरटी जिसके पास है बिल्कुल चलेगी। हाँ जी मैम, दूसरी कोचिंग के मॉड्यूल चलेंगे, अगर आपके पास हैं तो बेटा चल जाएंगे, बस आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए जितना कर सकते हैं। हाँ, बी और ए, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं, ओहो कुछ सी भी बोल रहे हैं। चलिए, सो द आंसर इज स्तंभाकार उपकला में सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। आपकी स्तंभाकार उपकला जिसमें सूक्ष्मांकुर पाए जा रहे हैं, ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? ये आपके आहार नाल में पाई जाती है। आहार नाल में भी मैक्सिमम अवशोषण कहाँ होता है? आपकी छोटी आंत में होता है। नहीं साहिल, अभी नहीं है, तो ये आपकी छोटी आंत में पाई जाती है। ठीक है, सॉरी 4 क्यों लिख रही हूँ मैं, सॉरी आंसर हो गया आपका बी। आमाशय में पाई जाती है, लेकिन आमाशय से ज्यादा छोटी आंतें पाई जाती है ना, तो क्योंकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपका वही होगा। आंसर विल बी बी। 44% बच्चों का आंसर सही है यहाँ पे। यस, वाहिद, लक्ष्मी, चंदन। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, निम्न में से किसमें पक्षमाभी उपकला जो है वो मौजूद रहती है? ठीक है, निम्न में से किसमें पक्षमाभी उपकला मौजूद रहती है? पढ़ लिया अच्छे से क्वेश्चन, पोल स्टार्ट कर सकते हैं, 30 सेकंड बहुत है। ये क्वेश्चन बेटा आपके नीट में कई बार आया है। शिल्पा बोल रही है मैडम सी भी तो हो सकता है। बेटा मैंने भी बोला पूरी आहार नाल में होती है आपकी जो सरल स्तंभाकार उपकला है वो पूरी आहार नाल में होती है। उसमें जो आपके सूक्ष्मांकुर वाली होती है जिसमें ज्यादा अवशोषण है वो भी पूरी आहार नाल में होती है, लेकिन आमाशय में भी होगी, आपके छोटी आंत में भी होगी, लेकिन छोटी आंत में ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। छोटी आंत में क्योंकि भोजन पूरी तरीके से पच चुका होता है, तो एक्चुअल में जो एब्जॉर्प्शन होता है पचे हुए भोजन का वो छोटी आंत में ही होता है, इसलिए छोटी आंत में ज्यादा संख्या में होने के कारण हम वहां लगाएंगे। ठीक है, कई बार नीट में ऐसा होता है कि 2-3 ऑप्शन सही हैं और 2-3 में जो ज्यादा सही है आपको उसको क्लिक करना होता है। जैसे इसी साल रीनीट में हुआ, रीनीट में आपके एक उत्सर्जन से क्वेश्चन आया था हेनले लूप से, उसमें बेटा आपके चारों ऑप्शन सही थे, मतलब 4 स्टेटमेंट दिए थे, चारों स्टेटमेंट सही थे, लेकिन जो ऑप्शंस थे उन ऑप्शन में एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं था जिसमें चारों स्टेटमेंट्स को सही बोला गया हो, तो उनमें बेटा हम ज्यादा सही ऑप्शन को क्लिक करते थे जिसमें ए बी और डी वाला स्टेटमेंट हमारा सही था, ऐसा कुछ। ठीक है, तो मैं आपको उस चीज के लिए तैयार भी करती हूँ। तो ब्रोंक्यूल्स और फेलोपियन ट्यूब में बेटा पाए जाते हैं, पित्त नलिका ग्रसनी में नहीं पाई जाती, यूस्टेकियन ट्यूब आमाशय में नहीं पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन तो बेटा नीट में कई बार पूछा गया है। ठीक है, लेट्स चेक। 74% बच्चों का सही है। चंदन, एमएचएन, वाहिद खान। चंदन 3rd से 1st पे और वाहिद 1st से 2nd पे, दूसरे नंबर पे आ गए आपके एमएचए। तीसरा क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिएगा, ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मैं आपके लिए पोल ऑन करूंगी। उपकला ऊतक की कोशिकाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मैं हमेशा कहती हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है पहले आप उसको समझो,
उसको अंडरलाइन कर लो, उसके बाद आप आंसर्स चेक करो। इनमें से क्या सही नहीं है रिगार्डिंग दी एपिथेलियल टिश्यू और उपकला ऊतक की कोशिकाएं? ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा, फिर मैं पोल ऑन करूंगी। मैम पोल डोंट वर्क, पोल इज नॉट वर्किंग नैन्सी, दिस इज समथिंग विच इज टेक्निकल इशू, ये मेरे हाथ में नहीं है, बट हाँ टीम को ये बात पता है एंड इट इज वर्किंग। चलो ऑन कर देती हूँ मैं पोल, तब तक मैं पानी लेके आ जाऊं यार। दिन भर पानी ना पियो, लेकिन क्लास के टाइम पे ऐसा लगता है बस पानी ही पीते रहो। चक्कर नहीं आ रहे हैं, बस प्यास लग रही है। डन, सी आ रहा है सबका आंसर। तो सही नहीं है बताना है। कोशिकाएं एक आधार झिल्ली पर टिकी होती है, विच इज ट्रू। कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है, इंटरसेलुलर स्पेस और सब्सटेंस दोनों कम होता है। इनमें रक्त वाहिनियां सीधे मौजूद नहीं होती हैं और ये ऊतक यांत्रिक तनाव से सुरक्षा देते हैं, मतलब आपको स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, सो गलत हो जाएगा बेटा इसमें आपका सी। लेट्स चेक सी। केवल 67% बच्चों का लगभग आंसर सही है। MHA सनायन खानसा खातून, तो हमारे चंदन और वाहिद दोनों गायब हो चुके हैं। MHA सेकंड से फर्स्ट पे आ गए। ओवरऑल लीडर बोर्ड अगर हम देखें तो हमारे चंदन भारद्वाज ओके फाइन, आंचल त्रिपाठी वाहिद ओके फर्स्ट सेकंड, अच्छा वाहिद सेकंड पे है, आंचल थर्ड पे है। सिद्धांशु, पायल, नीरज, अमित, नीतू, कुश झा एंड डॉक्टर खान। सो दिस इज अबाउट, ये क्या हो जाता है यार। चल अब हम आगे बढ़ सकते हैं, एक बार थम्स अप कर दीजिए, आगे बढ़े हम, अगर आपकी इजाजत हो तो प्लीज गिव मी थम्स अप एंड अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर किड्स। डी आपने लिखवाया नहीं है मैम, अरे मेरा बच्चा, मैंने आपको ये लिखा है कि ये प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, जो आपका संयुक्त उपकला है ये आपको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, राइट। तो उसमें लिखा था ना यांत्रिक तनाव से बचाव, तनाव यानी कि स्ट्रेस से सुरक्षा देता है। आज हम एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे तो सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, पर आपको आंसर तो मिल गया ना मेरा बच्चा। चलो अब मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे चैट ऑफ करूंगी सो दैट वी गाइस कैन फोकस मोर ऑन द बोर्ड। यस चलिए, तो हेडिंग डालिएगा बेटा विशिष्ट उपकला। ये अलग से मैं लिखाती हूं, एनसीईआरटी में ये नहीं दी गई है, इसको आप लिखिएगा स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। विशिष्ट उपकला ऊतक जो होती है बेटा, ये आपके 4 तरीके की होती है, ठीक है। एक हो गई आपकी ग्रंथिल उपकला, इसे हमें डिटेल में पढ़ना है। ग्रंथिल उपकला जिसे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी बोलते हैं। दूसरा हो गया बेटा आपका तंत्रिका संवेदी उपकला, न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। न्यूरो सेंसरी एपिथेलियम। तीसरी हो गई बेटा आपकी मायोथेलियम, ये हम जनन वाले चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा सा जब हम स्तन ग्रंथियां पढ़ेंगे तो बात करेंगे। मायो एपिथेलियम भी आप इसको बोल सकते हो, मायोथेलियम भी बोल सकते हो, ठीक है, मायो एपिथेलियम।
मायो एपिथीलियम। और ये मैं कई बार नहीं भी पढ़ाती हूँ, ठीक है, एडिशनली है सब कुछ। और लास्ट हो गया बेटा आपका वर्णित उपकला, इसे हम पिगमेंटेड एपिथीलियम भी बोल देते हैं। इसमें आपके सिलेबस में केवल और केवल ग्रंथिल उपकला है। जब हम नेत्र पढ़ते थे तो हम इसकी भी बात करते थे, तंत्रिका संवेदी की, हम वर्णित उपकला की भी बात करते थे। नेत्र को अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। मायो एपिथीलियम के बारे में बेटा जब हम आपको मानव जनन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वहां पर बेटा ये स्तन ग्रंथियों में पाई जाती है आपकी मायो एपिथीलियम, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको तो हमें डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है, यहां से आपका क्वेश्चन भी आता है। तंत्रिका संवेदी उपकला ऐसी उपकला जिसमें तंत्रिकाएं प्रेजेंट हैं, तो ये संवेदी है यानी कि सेंसरी है, ये मैसेज को रिसीव करती है। तंत्रिका संवेदी उपकला जो होती है बेटा ये आपके संवेदी अंगों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये आपके संवेदी अंगों में पाई जाती है। संवेदी अंग कौन कौन से हैं बेटा आपके? संवेदी अंग आपके नेत्र हो गए, आई, कर्ण हो गए, ईयर, आपकी नासा यानी कि नोज, इसके अलावा बेटा आपकी जिवा यानी कि टंग में, और आपकी त्वचा में भी ये तंत्रिका संवेदी उपकला पाई जाती है। क्योंकि तंत्रिका संवेदी उपकला आपके इन सभी संवेदी अंगों में पाई जाती है, यही कारण है कि ये अंग आपके संवेदी हैं। आपके त्वचा से आप मैसेज को रिसीव कर सकते हो ना, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, किसी ने पिंच किया, दर्द हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तंत्रिका संवेदी उपकला है, ठीक है। आपके नाक से आप सूंघ सकते हो, क्योंकि नाक के सिरे पे जो अंदर एंड है वहां पे सरफेस पे तंत्रिका संवेदी उपकला है। आप नेत्र से देख सकते हैं क्योंकि वहां पे तंत्रिका संवेदी उपकला है, ठीक है, रेटिना में। इसके अलावा बेटा आप कान से सुन सकते हैं क्योंकि जो आपका इंटरनल ईयर है वहां पे तंत्रिका संवेदी उपकला है। और बेटा आप जो है वो, और क्या है, जीवा, टंग से आप टेस्ट वगैरह फील कर सकते हैं क्योंकि टंग पे भी आपकी तंत्रिका संवेदी उपकला है, ठीक है। मायो एपिथेलियम जो होता है बेटा ये स्तन ग्रंथियों में पाई जाती है। अभी केवल इतना ही लिख लीजिएगा, स्तन ग्रंथियों में उपस्थित होती है। वर्णित उपकला जो होती है, यहाँ पे एक वर्णक पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पत्तियां हरी क्यों होती है मैडम? क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है जो उनको ग्रीन कलर देता है, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी बेटा फ्लावर है, उसका कलर रेड है, उसका कलर येलो है, उसका कलर पिंक है, मरून है, जो भी उसका कलर है, दैट इज बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट, ठीक है। जो भी रंग है बेटा आपके फ्लावर्स में, लीव्स में, वो किसी ना किसी वर्णक के कारण है। इसी तरीके से आपकी त्वचा का जो रंग है, ठीक है, कोई एकदम ही सफेद है, कोई सांवला है, कोई थोड़ा डस्की है, मतलब डार्क कलर है, काला भी हम बोल देते हैं, ठीक है। तो जो स्किन का कलर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड मेलेनिन। हमारी त्वचा में बेटा एक पिगमेंट, एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है मेलेनिन। मेलेनिन वर्णक की वजह से बेटा हमारा जो रंग है त्वचा का वो हमें दिखाई देता है। जिसकी बॉडी में या जिसकी बॉडी में मेलेनिन वर्णक ज्यादा बनता है उसकी बॉडी का कलर थोड़ा सा ज्यादा डार्क होता है। जिसकी बॉडी में मेलेनिन वर्णक कम बनता है उसका कलर लाइट होता है। आप देखिए जो लोग विदेशों में, मतलब विदेशों में भी जो ठंडे देश हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा टाइप्स, जहां पर साल के 6 से 8 महीने बर्फ ही बर्फ रहती है, ऐसे देशों के लोग जो होते हैं वो चटक गोरे, एकदम सफेद रखे होते हैं। सफेद क्यों है बेटा? दूर से सफेद दिखते हैं, कभी आप इनके पास जाइए तो आपको ना इनके पूरे बॉडी पे, इवन फेस पे ना ऐसे डॉट 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 ब्राउन कलर के डॉट्स दिखते हैं। वो जो ब्राउन डॉट्स होते हैं बेटा वो मेलेनिन वर्णक के ही डॉट्स होते हैं, क्योंकि उनके यहाँ धूप कम है, उनके यहाँ ठंड ज्यादा है, इस वजह से उनके यहाँ मेलेनिन कम बनता है, पर बनता तो है। मेलेनिन कम बनने के कारण मेलेनिन जो होता है बॉडी में वो डॉट 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 के फॉर्म में होता है, ठीक है। जितने भी आप हॉलीवुड एक्ट्रेसेस वगैरह देखते हैं सब एकदम सफेद रखी हुई, लेकिन सबके फेस पे, स्किन पे जूम करके देखो, क्लोजली आप उनको कभी पास से देखो किसी भी विदेशी को, तो उनके बॉडी पे आपको व्हाइट व्हाइट डॉट्स दिखते हैं, ठीक है। व्हाइट बोल रही मैं, ब्राउन डॉट्स दिखते हैं, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन।
हमारे केस में इंडिया में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ अगर हम थोड़ा पंजाब से नीचे की तरफ आते हैं, बिकॉज पंजाब के ऊपर अगेन बहुत ही कम लोग आपको सांवले दिखते हैं, वहां पे भी सब गोरे हैं। गोरे हैं रीजन वही, वहां पे ठंड रहती है। अभी हम मनाली होके आए हैं जून में, वहां पर गर्मी तो आ गई है लेकिन इतनी गर्मी नहीं है जितनी हमारे यहाँ है। वहां पे एक दिन अगर गर्मी हो गई तो शाम तक ठंडा हो ही जाता है। दिन में अगर हो भी गई गर्मी 5-6 घंटे तो बेटा शाम तक ठंडा हो ही जाता है। हाँ, हम लोग वहां जाते तो एकदम काले होके आते, बिकॉज हम लोग को वहां ठंडी ठंडी हवा भी धूप में अच्छी लग रही होती, तो हम धूप में ही बैठे रहते हैं। अपने यहाँ हम धूप से बचते हैं कि काले हो जाएंगे, वहां हम धूप में ही पड़े रहते हैं कि नहीं यार धूप में है लेकिन हवा ठंडी है। पहाड़ों में देखो कितनी ठंडी हवा चल रही, धूप है, वहां पे बादल बादल बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से वहां की धूप बहुत तेज होती है, तो लेकिन ठंडी हवा की वजह से महसूस नहीं होती। धूप तो है तो टैनिंग करी हम लोगों को, वहां के लोग उसके हिसाब से अडेप्टेड है, इसलिए आपको कश्मीर के लोग एकदम चटक गोरे गुलाबी देखने को मिलते हैं। कुछ उनका खाना पीना भी वैसा है, ठीक है ना। तो अगर आप ज्यादा देर धूप में रहते हैं तो आपकी बॉडी में ज्यादा मेलेनिन बनता है। ज्यादा मेलेनिन बनता है तो मेलेनिन हमारे यहाँ डिस्पर्स्ड फॉर्म में पूरी बॉडी में फैला हुआ है। यही है कि यही रीजन है कि हमारा रंग जो होता है ब्राउन होता है, और उसमें भी अगर हम ज्यादा धूप में रहेंगे तो वो डार्क ब्राउन हो जाता है, ठीक है। विदेशों में जहां पर ठंडे, ऐसे साउथ अफ्रीका भी विदेश है लेकिन वहां पे गर्मी है, ठंडे प्रदेश जो हैं या जो ठंडे कोल्ड कंट्रीज हैं, कोल्ड क्लाइमेट जहां पे रहता है, जहां पे साल में 6 से 8 महीने बर्फ रहती है, वहां पर धूप कम देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं उनकी बॉडी में मेलेनिन नहीं बन रहा है, मेलेनिन बन रहा है लेकिन मेलेनिन कम बन रहा है, ठीक है। तो हमारी स्किन का कलर जिस वर्णक के कारण है वो वर्णक है मेलेनिन। आपकी जो आईज का कलर है ये भी मेलेनिन की वजह से है। आपके आईज में अगर मेलेनिन ज्यादा है तो आपकी आईज का कलर ब्लैक है, मेलेनिन कम है तो आपकी आईज का कलर ब्राउन है, आप मेलेनिन और कम है तो आपकी आईज का कलर ब्लू है जैसे कि अपनी ऐश्वर्या राय, मेलेनिन और कम है तो आपकी आईज का कलर हरा ग्रीन है जैसे कि रानी मुखर्जी, ठीक है। तो आईज का कलर जो है हमारा दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ मेलेनिन, वो भी मेलेनिन के कारण ही है। जितना ज्यादा मेलेनिन आईज का कलर उतना डार्क होगा, ठीक है। अब वर्णित उपकला बेटा, ये इसमें जो मेलेनिन पिगमेंट होता है ये आपका बेटा नेत्र है, ये आपका एक और नेत्र हमने बना दिया, ठीक है। पहले वाले आई में और दूसरे वाले आई में जो फर्क है वो केवल मेलेनिन लेयर का है, ठीक है। यहां पे ये मेलेनिन वर्णक की परत है, यहां पर आपकी वर्णित उपकला पाई जाती है। पहले केस में वर्णित उपकला नहीं है, पहले केस में वर्णित उपकला नहीं है। दिस इज अगेन आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन पहले हम पढ़ाते थे, आपके सिलेबस में भी था। नाम बता रही हूं, थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा इस टॉपिक में, बस और कुछ नहीं। होता क्या है बेटा, वर्णित उपकला होने के कारण, अच्छा अगर वर्णित उपकला नहीं होगी तो क्या होगा, जो लाइट रेज आपके आईज में पड़ते हैं ये अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे, क्या होगा बेटा, यहां पे वर्णित उपकला नहीं है तो यहां पर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, आंतरिक समथिंग, रिफ्लेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। यहां पर इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब अंदर ही अंदर लाइट रेज तो आती हैं आपकी आईज पे, लाइट रेज तो पड़ी रही, मैं पढ़ा रही हूँ, बोर्ड आपको दिख रहा है, तो आपकी आंखों पे लाइट रेज आ रही हैं। लाइट रेज आने की वजह से जब लाइट रे पड़ेगी वहां रिफ्लेक्शन हो जाएगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन, तो बार बार आंखों के अंदर ही रिफ्लेक्शन होता रहेगा, जिसकी वजह से आपको धुंधला दिखाई देता है। क्योंकि मल्टीपल इमेजेस बनेंगी ना, मल्टीपल इमेजेस बनेंगी तो आपको धुंधला दिखाई देगा, ब्लड विजन हो जाएगा। लेकिन अगर वर्णित उपकला पाई जाती है आपकी आंखों में तो जहां पर लाइट रेज आई है यहीं पर इमेज बन जाएगी और इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो भी एडिशनल लाइट रेज हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और आपको साफ साफ दिखता है, क्योंकि आपके नेत्र में वर्णित उपकला पाई जाती है। ये समझ में आया, ये समझ में आया बेटा आपको। वर्णित उपकला का फायदा क्या है, कहाँ पाई जाती है, नेत्र के रेटिना में, ठीक है। तो ये मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है नीचे की तरफ, नेत्र के रेटिना में पाई जाती है।
ठीक है, और ये वर्णित उपकला आपको क्लियर देखने में हेल्प करती है। अगर वर्णित उपकला नहीं होगी तो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन होता रहेगा, बार बार रिफ्लेक्शन होगा बेटा, तो बार बार इमेजेस बनेंगे जिसकी वजह से आपको क्लियर नहीं दिखता। साक्षी पूछ रही है मैम मेलेनिन क्या, रिफ्लेक्शन इज परिवर्तन। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मेलेनिन कैसे बनता है बेटा, इसके बारे में हम बात करेंगे आपके हार्मोन वाले चैप्टर में। ओके, आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ गए ना, वैसे भी सिलेबस में नहीं है, आई पढ़ाते तो हम पढ़ाते। इसका मतलब रानी मुखर्जी को कम दिखता है ना, ना ना स्वीटी, मैंने ये तो बोला ही नहीं। ये इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये जो वर्णित उपकला ये अंदर है। मैं ये जो आपकी आईज जो ब्राउन ब्राउन ब्लैक ब्लैक यहाँ दिखती है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। रानी मुखर्जी का ये वाला जो है ये ग्रीन कलर का है, ऐश्वर्या राय का ये जो गोल गोल है ये ब्लू कलर का है। जनरली हम लोगों का ब्लैक और ब्राउन होता है, तो ये मेलेनिन की वजह से है। ठीक है, अंदर तो रेटिना में सभी में होता है लगभग मेलेनिन, और यही रीजन हमें क्लियर दिखता है। चलिए, नाउ दिस इज ऑल आउट ऑफ एनसीईआरटी, नॉट इन योर सिलेबस एनी मोर। इसको हम फिर भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। ग्रंथिल उपकला की बात करते हैं, हेडिंग डालिएगा ग्रंथिल उपकला, हेडिंग डालिएगा ग्रंथिल उपकला, जिसे हम बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जो ग्रंथिल उपकला है बेटा, ग्रंथियां क्या होती है पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। ग्रंथि होती क्या है, किसको बोलोगे आप ग्रंथि? ठीक है, तो जो ग्रंथि होती है बेटा, ये आपके घनाकार, या मैम आपकी आंखों, मेरी ही दो आईज ब्लैक ही है यार, काली काली आंखें। जो आपकी ग्रंथि होती है ये एक तरीके से आपके घनाकार या स्तंभाकार कोशिका का ही रूपांतरण यानी कि मॉडिफिकेशन। ठीक है, ग्रंथि होती क्या है, घनाकार या स्तंभाकार उपकला का रूपांतरण जो एक विशिष्ट रसायन बनाकर उनका स्राव यानी कि सिक्रीशन करती है। ठीक है, तो ग्रंथि होती क्या है? ग्रंथि कुछ अलग नहीं है, ग्रंथि आपका उपकला ही है। ठीक है, आपकी घनाकार या स्तंभाकार उपकला हो सकती है। याद करो मैंने आपको क्या बोला था पीछे, स्तंभाकार या घनाकार दोनों का एक ही काम है। क्या काम है मैडम? दोनों ही आपका या तो कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब कर रही हैं, अवशोषण कर रही हैं, या कुछ ना कुछ रिलीज कर रही हैं, स्रावित कर रही हैं। और ग्रंथि भी तो कुछ ना कुछ बना करके स्रावित ही कर रही है ना, हाँ या नहीं? ग्रंथि भी तो, मैम मेरे को स्विमिंग पूल में जाना है, परी दोपहर को 2 बजे कौन सा पूल ऑन होता है भाई? या तो सुबह 10-11 बजे तक ऑन रहता है, मतलब खुला रहता है, या शाम को 4 बजे ओपन होता है। हमारे यहाँ तो वही टाइम है, मोस्ट ऑफ द जगह वही टाइम होता है। दोपहर को 2 बजे कौन सा पूल खुला रहता है भाई? अंदर जाओ एकदम सोन परी बन के, बाहर निकलो ऐसी काली परी बन के, भरी दोपहरी में। एग्जाम्पल से समझाएंगे बेटा। मैम मेलेनिन कम करो, मैं तो अभी इतनी सुपर टैंड हूं ना, मतलब अभी मनाली से आकर के, मतलब मैंने यहाँ घड़ी पहनी थी, मेरी घड़ी वाले पैच और बाकी स्किन का कलर भी बहुत क्लियर मुझे डिफरेंट दिखाई देता है। यस, तो ये क्लियर हुआ कि क्योंकि आपकी स्तंभाकार और घनाकार दोनों ही उपकला का काम क्या होता है बेटा, कुछ ना कुछ अवशोषित करना या कुछ ना कुछ स्रावित करना। तो स्रावित जो करेंगे वो ऐसी चीज स्रावित करेंगे जो वो बना रही हैं। तो ये जो बेटा आपकी ग्रंथियां हैं ये घनाकार या स्तंभाकार उपकला का ही मॉडिफिकेशन है, उसी का रूपांतरण है, और ये कुछ ना कुछ रिलीज कर रही हैं। अब जो रिलीज करेंगी वो बनाएंगी ना, है? हाँ, वाटर पार्क जा रहे हैं मैडम आज हम, हमें अपनी सुंदरता पसंद नहीं आ रही,
490 आ रहे रीनीट में। अगर ST SC कैटेगरी है तो सिलेक्शन की संभावना है। चल, अब ग्रंथियां जो होती हैं बेटा, ये कई सारे प्रकार की हो सकती हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जो आपकी ग्रंथियां होती हैं बेटा, ये एक कोशिकीय हो सकती हैं या बहुकोशिकीय हो सकती हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, एक हो सकती है बेटा आपकी ये एक कोशिकीय, या ये हो सकती हैं बहुकोशिकीय। मल्टी सेलुलर। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय ग्रंथियां जो होती हैं बेटा, नाम से ही पता लग रहा है मैडम ये ऐसी ग्रंथि है जो सिंगल सेल की बनी हुई है, एक कोशिका की। ये ऐसी ग्रंथि है जिसमें कई सारी कोशिकाएं मिल करके कुछ बना रही हैं। बिल्कुल सही बात है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय ग्रंथि का बेटा चित्र आपकी एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है बेटा ये आपकी सिंगल सेल है, जो कुछ ना, या बिल्कुल सही है दिलकेश, गोबलेट और पैनेट सेल्स। ठीक है ना, और ये बहुकोशिकीय, देखो कई सारी कोशिकाएं मिलकर के कुछ बना रही हैं। ठीक है, ये कई सारी कोशिकाएं मिलकर के एक स्राव बना रही हैं और इसको बाहर निकाल रही है। ठीक है, तो एक कोशिकीय ग्रंथियों के अगर हम उदाहरण देखें, सिंपल है ये, तो लिखाना पड़ेगा क्या, लिखा दूं क्या? एक कोशिका की बनी होती है, मेड ऑफ सिंगल सेल, एक कोशिका की बनी होती हैं। ये भी लिखाने वाली बात है क्या? बहुकोशिकीय बेटा कोशिकाओं के समूह की बनी होती है। उदाहरण अगर हम इसके देखें तो एक कोश की ग्रंथि का उदाहरण है बेटा आपकी कलश या श्लेष्मा कोशिकाएं या श्लेष्मा ग्रंथियां, इन्हें हम बोलते हैं गोबलेट या म्यूकस ग्लैंड्स। ये श्लेष्मा का स्राव करती हैं। ठीक है, ये म्यूकस सिक्रीट करती हैं। श्लेष्मा क्या होता है? श्लेष्मा बेटा एक चिकना सा तरल पदार्थ होता है। ठीक है, स्लिपरी, लुब्रिकेटिंग, जो आपकी बॉडी में स्नेहन यानी कि लुब्रिकेशन का काम करता है। ठीक है, जैसे आपने खाने को निगला, तो खाने को निगलने में खाना आपके गले से आपको पेट तक पहुंचाना है, तो गले से पेट तक खाना कैसे पहुंचेगा? आहार नाल के थ्रू, जिसको हम ग्रसिका बोल देते हैं, ईसोफेगस। तो ये जो ईसोफेगस या ग्रसिका भाग होता है, इस पूरी ईसोफेगस में आपकी ये श्लेष्मा कोशिकाएं होती हैं, जो कुछ कुछ मात्रा में श्लेष्मा स्राव करती हैं। श्लेष्मा थोड़ा सा चिकना पदार्थ है जो उस खाने को आगे की तरफ फिसलने में, सरकने में मदद करता है। चैट ऑफ कर दूंगी तमन्ना जब मुझे जरूरत लगेगी। ठीक है, पहली चीज, आपकी पूरी आहार नाल में, चाहे वो आपका ग्रसिका भाग हो, आमाशय हो, आंत हो, सब जगह श्लेष्मा कोशिकाएं पाई जाती हैं। आपके श्वसन मार्ग में भी श्लेष्मा कोशिकाएं पाई जाती हैं, आपके जनन मार्ग में भी श्लेष्मा कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो श्लेष्मा कोशिकाएं लगभग आपके बॉडी के हर जगह जहां नलिका भाग है वहां पर पाई जाती है। ठीक है, दूसरा है बेटा आपका पैनित कोशिकाएं। यहां से 2016 में क्वेश्चन आया है,
अब नहीं आएगा क्योंकि बेटा अब आपके सिलेबस से पाचन चैप्टर ही हटा दिया है। पैनेथ सेल्स आप इनको बोल सकते हैं, पैनेथ ग्लैंड्स भी आप इनको बोल सकते हैं, एक ही बात है। ये आपका 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लो। आपके बॉडी में जो पैनेथ सेल्स होते हैं बेटा, ये आंत में पाए जाते हैं, छोटी आंत में, और आंत में बेटा ये लाइसोजाइम का स्राव करते हैं। लाइसोजाइम ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि आपकी आंत में अगर कोई जीवाणु वगैरह पहुंच गया तो उसको मार देते हैं, ठीक है। आपने खाना खाया, खाने में दुनिया भर के माइक्रोब्स होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आपके कुछ तो मुंह में, लार में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो जीवाणु को मार देते हैं। बचे हुए आपके आमाशय में पहुंचते हैं, आमाशय में एसिड उनको मार देता है। फिर भी बचे हुए अगर कोई आंत में पहुंच जाए तो आंत में ये पैनेथ कोशिकाएं जो लाइसोजाइम नाम का एंजाइम निकालती हैं, ये लाइसोजाइम भी बेटा जाकर के आपके जो जीवाणु हैं उनको मार देता है। लिख लिया। इसके अलावा जितनी भी ग्रंथियां हैं बॉडी में, अन्य सभी ग्रंथियां, आप किसी भी ग्रंथि का नाम ले लो, लेना शुरू करो बॉडी में और कौन सी ग्रंथियां हैं। मैडम हमारे शरीर पे यहाँ पे ये त्वचा में वो तेली ग्रंथियां होती है ना जिनसे तेल निकलता है, हाँ, बहुकोशिकीय। मैडम वो पसीने वाली ग्रंथियां, बहुकोशिकीय। मैडम वो लार जो बनाती हैं, बहुकोशिकीय। मैडम वो आमाशय में, बहुकोशिकीय। मैडम वो आंत में, बहुकोशिकीय। मैडम वो पिट्यूटरी, बहुकोशिकीय। मैडम वो अग्नाशय, आप किसी भी ग्रंथि का नाम लो, सारी की सारी ग्रंथियां जो होती हैं वो बहुकोशिकीय होती हैं, एक्सेप्ट श्लेष्मा ग्रंथियां। हाँ, मैमरी ग्लैंड भी बहुकोशिकीय है, थायराइड भी बहुकोशिकीय है। किसी का भी नाम ले लो, किसी का भी। न्यू बुक लेने की जरूरत नहीं है बेटा, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है चलेगी। हाँ बेटा जितना पढ़ा रही हूँ बहुत है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लिख के ले लो लेला। पीनियल भी बहुकोशिकीय है। और बोलो, कुछ बच्चे लिख रहे हैं यहाँ पे बेस्ट कौन है, नाटा सर बेस्ट हैं, या मिश्रा मैम बेस्ट हैं, या यादव सर बेस्ट हैं। जिससे आपकी ट्यूनिंग मिल जाए आपके लिए वो बेस्ट है, बात खत्म। प्रथम सर के नोट्स से चलेंगे बेटा, मैं पहले ही बोल चुकी, किसी के भी नोट्स आप ले आओ दुनिया में, जिसने नीट के हिसाब से आपको पढ़ाया है, सारे बेस्ट हैं। हर्षित सर बॉटनी पढ़ाते तो उनका नहीं चलेगा। सिबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं बेटा, दे आर आपके वो सीबम ऑयल ग्लैंड्स, आपके वो हैं क्या, बहुकोशिकीय। बल्बोइरेथ्रल बहुकोशिकीय, पैरायूरेथ्रल बहुकोशिकीय। और कोई, आंखों में जो आंसू वाले ग्लैंड्स होते हैं, लेक्राइमल ग्रंथि जिनको हम बोलते हैं, वो भी बहुकोशिकीय। सेरेमिनस ग्लैंड्स जो आपके ईयर्स में पाए जाते हैं, वो भी बहुकोशिकीय। और कोई, 510 नंबर रीनीट में जनरल कैटेगरी मुश्किल है बेटा। डन है अभी तक, सब बेस्ट है, यस। लिवर भी बहुकोशिकीय। आगे बढ़े, हम सब कर दो एक बार। मेलेनिन को कम कैसे करें ये बढ़िया क्वेश्चन है। देयर आर सो मेनी वेज टू रिड्यूस मेलेनिन इन बॉडी। सबसे पहले तो धूप में जाना कम करो, एटलीस्ट और ज्यादा मेलेनिन ना बने। बनेगा, नॉर्मल तो बनेगा, दिन और रात वाला जो बनता है, पर एक्सेस ना बने, ठीक है। बाकी बहुत सारे ऐसे मेडिकली सजेस्टेड ऑइंटमेंट्स होते हैं, क्रीम्स होते हैं, आपके मैं गायने बोल रही, सॉरी, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट कर सकते हैं, जो हेल्प करते हैं रिड्यूस करने में। बहुत सारे ऐसे टैबलेट्स आते हैं, बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप इसके लिए किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से ही वो करें, कंसल्ट करें। बहुत सारे ऐसे टैबलेट्स आते हैं जो, हाँ विराट बोल रहा है मैडम मेकअप से मेकअप से मेलेनिन कम नहीं होता है, मेकअप से मेलेनिन छुप जाता है। या मेरी तरह आप खूब सारी घर में लाइट लगा लो, आप चमकते ही रहोगे। आई एम नॉट दिस मच गोरी यार, जितना मैं दिख जाती हूँ यहाँ पे। बाकी मम्मी कहती है कि मैं गिरगिट हूँ, मैं सुबह से शाम तक रंग भी बदल देती हूँ। मैं सो के उठती हूँ सुबह को तो मुझे लगता है बहुत सुंदर दिखती हूँ सूजा सूजा मुंह थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे मेरी दिन भर में सुंदरता घट जाती है, और शाम को 6-7 बजे तक तो मैं बिल्कुल मंजिलिका बन चुकी होती हूँ, औलाद और घर और तुम लोगों को संभालते संभालते। चलिए, ये हो गया आपका
संख्या के आधार पर। अब हेडिंग डालिएगा आपका दूसरा टाइप की जो ग्रंथियां होती हैं वो है आपकी बेस्ड ऑन द मोड ऑफ सिक्रीशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? मोड ऑफ सिक्रीशन, स्राव के निष्कासन के आधार पर। स्राव के निष्कासन के आधार पर, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ सिक्रीशन। नहीं, मेकअप नहीं आता मुझे करना। बेस्ड ऑन द मोड ऑफ सिक्रीशन। स्राव के निष्कासन के आधार पर जो ग्रंथियां होती हैं बेटा, ये एनसीईआरटी बोलता है 2 तरीके की होती है, लेकिन हम यहाँ पे 3 तरीके की पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट वाला जो आपका चैप्टर है क्लास 11th का रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण, वहां पे भी बेटा इसके बारे में हम 3 तरीके की पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्राव के निष्कासन के आधार पर एक हो गई आपकी बहिस्रावी ग्रंथियां, जिन्हें हम बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरी हो गई बेटा आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिन्हें हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और तीसरी होती है बेटा आपकी मिश्रित ग्रंथियां, इन्हें हम बोलते हैं मिक्स्ड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, हाँ मैम, ग्लूटाथायोन क्या है? निखत, आजकल बहुत इन है ग्लूटाथायोन मार्केट में। ग्लूटाथायोन अलग अलॉन्ग विद विटामिन सी जो कॉम्बो चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। बट आप लोगों को मैं फिर बोल रही हूँ बेटा कि कोई भी ऐसी चीज यूज करने से पहले यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, स्पेशली यू शुड कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि आपकी एज अभी बहुत कम है ना, और कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें ये बिल्कुल ही मना होती है, नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो प्लीज कुछ भी रैंडम मार्केट में सुन करके ये सब मत किया करो। हाँ मैम, 150 से 650 लाना है, आ जाएगा, मेहनत करनी है। एक बच्चा पूछा मैम स्टीरियोसीलिया क्या होते हैं? बेटा ये आप बॉटनी में पढ़ेंगे। सीलिया के टाइप्स होते हैं, स्टीरियोसीलिया और काइनोसीलिया। काइनोसीलिया मूवेबल होते हैं, स्टीरियोसीलिया सीधे होते हैं, मूव नहीं करते हैं, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, चलिए बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या होता है? देखो, जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं इसमें जो भी ग्रंथि है वो अपने स्राव को अपने लक्ष्य तक, ठीक है, ये ग्रंथि है तो कुछ ना कुछ तो बना के निकालेगी, और ये इसका लक्ष्य है जहां तक इसको अपना कोई भी स्राव भेजना है। अपने ग्रंथि के स्राव को अपने लक्ष्य तक अपनी नलिका के द्वारा जो भेजता है, इनको हम बोलते हैं बहिस्रावी। ठीक है, कि इस ग्रंथि ने जो कुछ भी बनाया और उसको जहां तक भी पहुंचाना है वो बेटा उसको अपनी ही नलिका के द्वारा पहुंचाएगा। ठीक है, दिस इज बही मतलब बाहर ही बाहर इसने काम कर लिया, ये बॉडी के अंदर सिस्टम में नहीं एंटर कर रहा है, जो कि आपका अंतःस्रावी कर रहा है। अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है? ये आपकी ग्रंथि है, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि में ये आपकी ग्रंथि है,
ये आपका लक्ष्य है, ठीक है, जहां तक इसको अपने स्राव को भेजना है। अब ग्रंथि से लक्ष्य तक, ग्रंथि ने जो भी सिक्रीशन बनाया या जो भी केमिकल बनाया, इसको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए इस ग्रंथि के चारों तरफ जो भी तरल था, अब वो तरल आपका लसिका हो सकता है, वो तरल आपका रक्त हो सकता है, तो इस स्राव को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ये उस तरल का इस्तेमाल करेगी जो इसके चारों तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर बेटा ग्रंथि से लक्ष्य तक जो भी तरल पहुंचा, जो भी स्राव पहुंचा, वो रक्त के द्वारा पहुंचा, ठीक है। या आप इसको रक्त ना लिख के लिख सकते हैं शरीर द्रव्य के द्वारा पहुंचा। और ये अब ये शरीर द्रव्य बेटा आपका रक्त भी हो सकता है और ये लसिका भी हो सकता है, ठीक है। मिश्रित ग्रंथियां क्या होती हैं? मिश्रित ग्रंथियां बेटा ऐसी ग्रंथियां होती हैं बॉडी के अंदर जिनके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे आपका एक एग्जांपल में लिखवाती हूँ यहाँ पे, ये आपका हो गया अग्नाशय, ठीक है। इस अग्नाशय से बेटा एक नलिका निकलती है जिसको हम बोलते हैं सामान्य अग्नाशयी यकृत नलिका, कॉमन हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट भी हम इसको बोल देते हैं। तो बेटा इसका कुछ स्राव जो होता है वो इस नलिका भाग से निकलता है, और कुछ मात्रा में जो स्राव होता है बेटा वो रक्त में जाता है, ठीक है। तो कुछ मात्रा में जो स्राव होता है वो रक्त में जाता है, इनको हम बोलते हैं मिश्रित रक्त। मिश्रित आपका एपोक्राइन मीरोक्राइन बेटा नहीं पढ़ना है अरुण, ठीक है। होलोक्राइन एपोक्राइन मीरोक्राइन आपको नहीं पढ़ना है, नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। हाँ जी, अभी तक सबसे डिफिकल्ट पेपर कब आया है? वैसे तो 2025 में आया है, पर बायो का सबसे डिफिकल्ट कब आया है नहीं बोल सकते, मतलब 2025 में लेंदी बहुत था, बायो का ऐसा डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, तो बहिस्रावी ग्रंथि बेटा ये ग्रंथि से लक्ष्य तक स्राव जो होता है अपनी ही नलिका द्वारा जाता है, तो इनको हम डक्टेड ग्लैंड्स भी बोल देते हैं। ये ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनके पास अपनी डक्ट होती है, अपनी नलिका होती है, ठीक है। अंतःस्रावी बेटा कौन सा होता है? जिसमें ग्रंथि से लक्ष्य द्वारा या लक्ष्य तक स्राव जो होता है वो रक्त या लसिका द्वारा जाता है, इनको हम डक्टलेस या नलिका विहीन ग्रंथियां भी बोल देते हैं, क्योंकि इनके पास अपनी नलिका नहीं होती है, ठीक है। जबकि मिश्रित ग्रंथियां बेटा, अभी एग्जाम्पल बता रही हूं, इनमें कुछ भाग या कुछ स्राव नलिका द्वारा और कुछ रक्त द्वारा लक्ष्य तक पहुंचता है या जाता है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? उदाहरण देख लेते हैं बेटा इसके। तो बहिस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण क्या होते हैं? अच्छा, अंतःस्रावी ग्रंथियां बेटा ये हार्मोन बनाती हैं,
या ये हॉर्मोन्स का स्राव करती हैं। इनसे हमेशा ही हॉर्मोन्स निकलते हैं, ठीक है, इनसे हॉर्मोन्स निकलते हैं। इसके उदाहरण अगर हम देखें तो यहाँ पर हो गया बेटा आपका पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, फिर आपका अधिवृक्क ग्रंथि, थाइमस। ये बेटा इन सब के बारे में हम हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इनसे कौन सा हार्मोन निकलता है वो भी पढ़ेंगे, क्या वो काम करते हैं वो भी पढ़ेंगे। ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां होंगी। मिश्रित ग्रंथियों के उदाहरण अगर हम देखें तो एक हो गया बेटा यहाँ पर अग्नाशय, दैट इज पैनक्रियास। पैनक्रियास से आपका पाचन रस भी निकलता है और ये बेटा नलिका द्वारा निकलता है, तो ये बहिस्रावी हो गया। और यहां से आपके हॉर्मोन्स भी निकलते हैं। हॉर्मोन्स बेटा रक्त के द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, तो ये आपका अंतःस्रावी हो गया। और इसमें क्या हो गया उदाहरण बेटा, यहाँ पर हो गए आपके अंडाशय और वृषण। फीमेल्स के केस में ओवरी, मेल्स के केस में वृषण यानी कि टेस्टिस। हाइपोथैलेमस भी इसका एग्जाम्पल है, यस बिल्कुल है, वहां से भी हॉर्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। पर बेटा हम हाइपोथैलेमस को यहाँ इसलिए नहीं लिखाते हैं क्योंकि हाइपोथैलेमस एक तरीके से केवल ग्रंथि नहीं है, हाइपोथैलेमस एक संयोजक कड़ी है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो आपके तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र से जोड़ने का काम करता है। तो इसलिए हम यहाँ पे केवल ऐसे हाइपोथैलेमस नहीं लिख देते हैं क्योंकि हाइपोथैलेमस केवल अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है भाई। हाइपोथैलेमस के अंतःस्रावी के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। वो आपकी बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, जैसे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, भूख प्यास, इन सबको रेगुलेट करना। इसलिए हाइपोथैलेमस आपके लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस को हम केवल ग्रंथि नहीं बोलते हैं, ठीक है। हाँ, सारी ग्रंथियों के पिताजी हाइपोथैलेमस ही है, वो अलग बात है। डन। चलो, बहिस्रावी ग्रंथि से बेटा कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। और जैसे हमने क्या बोला, ये हार्मोन स्राव करते हैं, यहां पर हमने देख लिया। बहिस्रावी ग्रंथि में बेटा आपके जैसे अश्रु ग्रंथियां, लेक्राइमल ग्लैंड्स इनको हम बोलते हैं, ठीक है। अश्रु ग्रंथियां अश्रु स्रावित करती हैं, इनसे टीयर्स बनते हैं। इसके अलावा बेटा आपकी श्लेष्मा ग्रंथियां, जो अभी हमने पढ़ा था, श्लेष्मा ग्रंथियां जिन्हें हम कलश कोशिकाएं बोलते हैं, इनसे श्लेष्मा बनता है। फिर आपकी सेरुमिनस ग्रंथियां, सेरुमिनस ग्रंथियां बेटा आपके कान में होती हैं, ठीक है। इनसे ईयर वैक्स बनता है, कर्ण मोम बनता है। फिर आपकी बेटा स्वेद ग्रंथियां, जिनसे पसीना बनता है, ठीक है। फिर आपकी सिबेशियस ग्लैंड्स, जिनसे तेल बनता है, आप इनको तेली ग्रंथियां भी बोल सकते हैं। तेली ग्रंथियां जिनसे सीबम बनता है, ठीक है। इसके अलावा भी बेटा बहुत सारी ऐसी ग्रंथियां हैं जो कि आपकी भाई, जैसे लार ग्रंथियां जिनसे लार बनता है, ऊपर लिख दूं और एग्जाम्पल्स इसके। लार ग्रंथियां जिनसे लार बनती है, ठीक है। और आपकी कौन सी होगी बेटा बहिस्रावी में, नलिका वाली, ईयर हो गई, स्किन की हो गई, एक्राइमल हो गई, श्लेष्मा हो गई। ये बेटा कुछ आपकी बहिस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल्स। मैम आपके पास कार है फरमान, ये कैसा क्वेश्चन है। पाचन ग्रंथियां, यस थैंक यू संगीता, एकदम बहुत बढ़िया। पाचन ग्रंथियां जिनसे पाचन रस बन रहा है, ठीक है। वैसे लार भी आपके पाचन ग्रंथियों में ही आती है ना। आपके आमाशय में जठर ग्रंथियां, आपके आंत में आती ग्रंथियां, ठीक है। ये सब आपकी बहिस्रावी। आपका यकृत, लिवर, जहां से बाइल जूस बनता है, पित्त रस, ठीक है। तो ये सब आपकी बहिस्रावी ग्रंथियां हैं।
मैमरी ग्लैंड्स, यस, आपकी स्तन ग्रंथियां जिनसे दूध बन रहा है, स्तन ग्रंथियां, इससे दुग्ध बन रहा है, ये सब आपकी बहिस्रावी ग्रंथि है। डन, लिख लीजिए बेटा। रीनीट स्कोर 520, बेटा जनरल कैटेगरी में नहीं होगा, SC ST है तो हो जाएगा। फेरोमोन्स क्या होते हैं? फेरोमोन्स बेटा एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जनरली इंसेक्ट्स, जानवरों में निकलते हैं, ठीक है। जानवरों में फेरोमोन्स नाम के केमिकल्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो बेटा अपने ही स्पीशी के ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है, फॉर दैट मेटिंग थिंग, उनको हम फेरोमोन्स कहते हैं। डन। 534 OBC, 10-20 नंबर से कम रह जाओगे। डन। रीनीट 590 शिवा यादव, जनरल कैटेगरी हो जाएगा, बहुत बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। मैम आपकी BDS की जर्नी फिर कभी बताएंगे, अभी पढ़ लेते हैं। मैम किसी किसी की आईज ब्राउन होती है, क्यों बताया उसने, मेलेनिन कम है। तो चिंपल पिंपल्स के बारे में बताओ, क्या बताऊं बेटा, बहुत सारे रीजन है। जिसके 950 है बेटा उसको खुद धर्मेंद्र प्रधान जी बुला करके तमगा देंगे, मेडल। डन हो गया, थम्स अप कर दो अगर हो जाए तो। लिखने वाला पोर्शन 380 पे BDS गवर्नमेंट नहीं मिलेगा अगर जनरल और OBC है तो। PWD वालों का कितने तक हो जाएगा? 200 नंबर पे भी हो जाएगा। 540 OBC बिल्कुल बॉर्डर है बेटा, बिल्कुल बॉर्डर है। स्लीप हार्मोन क्या है? मेलेटोनिन है बेटा, मेलेटोनिन इज योर स्लीप हार्मोन। डन 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 डन। चलो ये हो गया बेटा आपका। हाँ बेटा सर ठीक है अभी, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। इसी के साथ बेटा हमारा उपकला ऊतक खत्म होता है। एक हम हेडिंग डालेंगे कोशिका संधि, हेडिंग डालिएगा कोशिका संधियां या सेल जंक्शंस, कोशिका संधियां सेल जंक्शंस। क्या होती हैं कोशिका संधियां? अब क्योंकि हम ऊतक पढ़ रहे हैं, ऊतक मतलब कोशिकाओं के समूह, तो जब बहुत सारी कोशिकाएं हैं तो बहुत सारी कोशिकाओं के बीच में जुड़ने का कुछ तो होगा, ठीक है। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए ना चैट ऑफ कर देती हूँ, जिस तरह से तुम्हारे नंबर वाला गेम चालू हो गया है। यस, कई सारी कोशिकाओं के बीच में बेटा जो योजन स्थल होता है उसको हम संधि बोल, या जो योजन होता है उसको हम संधि बोल देते हैं, ठीक है। कोशिका संधियां आपको सभी प्रकार के ऊतक में देखने को मिलती है, चाहे वो आपका उपकला ऊतक हो, संयोजी ऊतक हो, पेशी ऊतक हो, या हो आपका वो ये तंत्रिका ऊतक, सभी ऊतकों में बेटा आपको कोशिका संधियां देखने को मिलती हैं। तो कोशिका संधियां होती क्या है बेटा? दो या अधिक कोशिकाओं के बीच के मध्य योजन स्थल या योजन, जॉइंट्स आप बोल सकते हैं या कनेक्शन आप बोल सकते हैं, उसको हम बोल देते हैं संधि। कोशिका संधियां बेटा 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? एक हो गई बेटा आपकी दृढ़ संधि, आसंजी संधि, अंतरालय अवकाश संधि। पहली दृढ़ संधि, इसे हम बोलते हैं टाइट जंक्शंस या टाइट जंक्शन। आसंजी संधि, इसे हम बोलते हैं
अडेरेंट जंक्शन, और तीसरा आपकी अंतराल या अवकाश संधि, जिसे हम बोलते हैं गैप जंक्शन। ठीक है, 3 प्रकार की संधियां आपको कोशिकाओं के बीच में देखने को मिलती हैं, ये सब में देखने को मिलती है। ठीक है, ये भी मैं यहाँ पे लिखाई देती हूँ आपको, सभी प्रकार के ऊतकों में पाई जाती है, चाहे उपकला ऊतक हो, संयोजी ऊतक हो, पेशी ऊतक हो, तंत्रिका ऊतक हो, सब में बेटा आपकी संधियां पाई जाती है। एक चित्र बना करके समझा देती हूँ, फिर मैं इसके बारे में लिखा देती हूँ। 2 संधियां हैं आपकी बेटा, 2 कोशिकाएं हैं आपकी। ठीक है, 2 कोशिकाएं हैं पड़ोस में, ये हो गई आपकी ए कोशिका, ये हो गई आपकी बी कोशिका। 2 पड़ोसी सेल्स हैं, नेबरिंग सेल्स। इन दोनों के बीच में बेटा आपको, ठीक है, पहली है जो बेटा, इसको हम बोलते हैं दृढ़ संधि। दैट इज टाइट जंक्शन। दूसरी जो है बेटा, इसको हम बोलते हैं आसंजी संधि या अडेरेंट जंक्शन। और आसंजी संधि बेटा कई सारे प्रकार की होती है, ये जो यहां पर दिख रही है, दिस इज इंटर डिजिटेशन, इंटर डिजिटेशन। ठीक है, तीसरी जो है बेटा, ये है आपकी अवकाश या अंतराल संधि, एक ही लिख देती हूँ मैं, गैप जंक्शन। ठीक है, तो पड़ोसी कोशिकाओं में आपको ये 3 प्रकार की संधि देखने को मिल सकती है। ये हो गई आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है ही। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, पहली वाली दृढ़ संधि, दृढ़ संधि आप देख पा रहे हैं एकदम टाइटली बाउंड है। दृढ़ संधि का काम होता है किसी भी प्रकार के लीकेज को रोकना। ठीक है, तो ये पड़ोसी कोशिकाओं के बीच से, पड़ोसी कोशिकाओं के बीच से किसी भी प्रकार के रिसाव यानी कि लीकेज को रोकती है, होने से कुछ भी लीक ना हो जाए। ये बेटा काम है आपकी
दृढ़ संधि का। ठीक है, आप देख रहे हो ना, दो कोशिकाएं यहां पर इतना टाइटली बाउंड है कि इनके बीच से कुछ लीक नहीं हो सकता। आसंजी संधि का काम है इंटरडिजिटेशन। डिजिट्स का मतलब होता है फिंगर्स, फिंगर्स को एक दूसरे में फंसा देना इज इंटरडिजिटेशन। इंटरडिजिटेशन का काम होता है, अच्छा आपको किसी को पकड़ना है, आप ऐसे पकड़ो तो ज्यादा मजबूती है या आप ऐसे पकड़ोगे तो ज्यादा मजबूती है? ऑब्वियसली सेकंड केस में ज्यादा, इसको छुड़ाने में टाइम लगेगा, ये तो तुरंत फिसल जाएगा। ठीक है, तो इंटरडिजिटेशन मतलब उंगलियों को आपस में फंसाना। तो यहां पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली है, वो उंगलीनुमा संरचना बना लेती है दोनों पड़ोसी कोशिकाओं की, और वो दोनों की उंगलीनुमा संरचनाएं आपस में इस तरीके से फंस जाती हैं। और इनका काम है फंसा क्यों नहीं, ताकि क्षेत्रफल बढ़ जाए, और जितना ज्यादा दोनों का क्षेत्रफल बढ़ा हुआ होगा उनका अलग होना उतना ही मुश्किल होगा। ठीक है, तो जो आपकी आसंजी संधि होती है बेटा, ये पड़ोसी कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखती हैं, पड़ोसी कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखती है, अडेयर करके रखती है ना, जोड़े रखती हैं, बस उनको ये आपस में जोड़ने का काम करती हैं और आपस में जुड़ी रहे, आसानी से अलग ना हो जाए, इसलिए दोनों के बीच में जो सरफेस एरिया है जुड़ने वाला, उसको बढ़ाने के लिए ये इंटरडिजिटेशन टाइप की हो सकती हैं, इंटरडिजिटेशन है ना। इसमें डेस्मोसोम्स पाए जा सकते हैं, इसमें हेमीडेस्मोसोम्स पाए जा सकते हैं। अगेन नॉट इन योर सिलेबस, केवल मैं आपको यहाँ पर नाम बता दे रही हूं। बस ये बेटा आपके, ये आपके अडेरेंट जंक्शन के टाइप्स होते हैं। ठीक है, अगेन नॉट इन योर सिलेबस, इंटरडिजिटेशन मैंने आपको बता दिया है। अंतराल संधि या अवकाश संधि का क्या काम है, यहां आप देख रहे हैं कि दोनों कोशिकाएं आपस में इस तरीके से जुड़ी हैं कि इनके साइटोप्लाज्म भी आपस में जुड़े हैं। तो एक कोशिका का और दूसरे कोशिका का, क्योंकि कोशिका द्रव्य यहां पे आपस में जुड़ा है, तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य में आयंस, छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स, जरूरत पड़ने पर बड़े मॉलिक्यूल्स भी आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं। एक कोशिका से उसके साइटोप्लाज्म से दूसरे कोशिका के साइटोप्लाज्म में आसानी से ट्रांसफर, स्थानांतरण उनका हो सकता है। ठीक है, तो अवकाश या अंतराल संधि क्या करती है बेटा, ये इसमें पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म आपस में जुड़े रहते हैं, जिससे उनके बीच आयंस, छोटे अणु यानी कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और कभी कभी बड़े अणुओं का भी स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर हो सके। डन है, सबको क्लियर है? प्लीज लेट मी नो। हाँ मैम, मुझे एक वर्ड से नफरत होगी। दिलकेश मीना जी, कौन से वर्ड से नफरत होगी भाई? सिलेबस कब तक होगा? सत्यम पटेल, ओ माय गॉड, सिलेबस खत्म होने की डेट यार क्या है, देखना पड़ेगा। फरवरी मार्च ही होगी, पर मैं जो भी डेडलाइन है उससे पहले ही खत्म कर दूंगी, सो जस्ट डोंट वरी। हर साल हमारा डेडलाइन से पहले ही पूरा हो जाता है ना। एक बार इंपॉर्टेंट है क्या आदित्य, यहां से पहले क्वेश्चन आता था, फिलहाल ये आपके सिलेबस से हटा ही दिया गया है ना। तो
पढ़ना तो पड़ेगा। यू मिस वासु इशू। आज अपने पिताजी के साथ बिजी हैं, दोनों की छुट्टी है, दोनों छुट्टी मना रहे हैं। डिलीटेड टॉपिक बता दो पुरानी एनसीईआरटी से। टिश्यू हटा दिया गया लेकिन हमें पढ़ना है तो वो डिलीट नहीं आप मानो। कॉकरोच हटा दिया गया लेकिन हमें पढ़ना है तो आप डिलीट नहीं मानो। हाँ, पाचन वाला चैप्टर पूरा हटा दिया गया, वो आपको नहीं पढ़ना है, मैं जूलॉजी का बता रही हूँ। इसके अलावा उधर आपका जो तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय है, वहां से आपका नेत्र और कर्ण हटा दिया गया, वो हमें नहीं पढ़ना है। 11th में इतना ही है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब हम बेटा पूरी एनसीईआरटी एक तरफ से रीड करेंगे, उसी के साथ अपनी आज की क्लास खत्म होगी। नेक्स्ट क्लास में हम संयोजी ऊतक शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा। मैम आप स्काई सर से जूनियर है क्या? व्हाट इज जूनियर सीनियर? यहाँ पे सब अपने अपने आप में सीनियर है, ठीक है ना, नो बडी इज जूनियर हियर। चलो, जूनियर क्या होता है भाई? मैं उनके अंडर में काम नहीं कर रही हूँ, सॉरी, सब अपना अपना यहाँ पे इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। स्काई सर इंडिपेंडेंटली अपने बैचेस ले रहे हैं, नाटा सर अपने बैचेस ले रहे हैं, आई एम टेकिंग माई ओन बैचेस, तो नो बडी इज यहाँ पे सीनियर, नो बडी इज यहाँ पे जूनियर। ओके, चलो, तो बेटा शल्की उपकला, घनाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला, ये शेप के बेसिस पे हो गया, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी कल परसों मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। तो शल्की उपकला में बेटा, जो शल्की उपकला होता है, यहाँ पर क्या होता है आपका, चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर होते हैं, ठीक है। किनारे इनके अनियमित लहरदार टेसिलेटेड, जिसको हमने बोला, ठीक है। ये ऊतक रक्त वाहिनियों की भित्ति में पाए जाते हैं, फेफड़ों के वायु कोश में पाए जाते हैं, ये हमने देखा था। विसरण सीमा जहां कहीं भी होगा वहां पे आपका सरल शल्की उपकला पाया जाएगा। अरे फराज, घनाकार उपकला की अगर हम बात करें, ये हो गया आपका पहला शल्की, ठीक है। दूसरा हमने देखा था घनाकार, सरल में ही। तो घनाकार उपकला बेटा घन जैसी कोशिकाओं से बना होता है। ये आपके वृक्कों के नलिकाकार भागों में, ग्रंथियों की वाहिनियों में पाया जाता है। इनका काम बेटा श्रावण और अवशोषण का है, ठीक है। फिर जो समीपस्थ सम्मिलित नलिका है बेटा, वहां पर इसमें सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, जिसको मैंने ब्रश बॉर्डर भी बताया था। तीसरा हो गया आपका स्तंभाकार उपकला, जिसे हम कॉलमनार एपिथेलियम बोलते हैं, जो कि लंबी पतली कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है। केंद्रक इनका आधार झिल्ली के पास होता है। मुक्त सतह पर जनरली बेटा इनमें सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, आमाशय आंत और आंतरिक स्तर में, ठीक है। और ये श्रावण और अवशोषण में हेल्प करते हैं, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। इन स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर पक्षमाभ हो सकते हैं, तो इसे पक्षमाभी उपकला हम बोल देते हैं। और इनका काम क्या होता है बेटा, कणों को या श्लेष्मा को उपकला सतह पर एक निश्चित दिशा में ले जाना। और ये आपके श्वसनिका और डिंब वाहिनियों पाए जाते हैं। यहां से आपका नीट में क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा बेटा आगे बात करें, होने वाली है बस, मैं वहीं आके अच्छा, पति का घर पे होने का फायदा। सो आगे बेटा बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आपका, जो मैंने बोला था कि कुछ घनाकार या स्तंभाकार कोशिकाएं ही रूपांतरण यानी कि मॉडिफाई होकर के ग्रंथियां बना लेती हैं, ठीक है। तो मैम ये एनसीईआरटी नहीं बेटा, एनसीईआरटी तो खरीदनी पड़ेगी लकी, आपके पास पुरानी हो नई हो चलेगा, लेकिन एनसीईआरटी चाहिए, ठीक है ना। आगे बेटा, अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है, मतलब पुरानी वाली, तो आई वुड से कि आप लोग इस वाले चैप्टर का प्रिंट आउट निकलवा लो, इतना आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। कि ये वाला जो चैप्टर है इसका आप प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है। मैंने लास्ट ईयर अभी टेलीग्राम पे इसका लिंक भेजा था, अब तो गूगल पे भी नहीं मिलता है, तो मैं आज फिर भेज दूंगी। आप में से जो लोग टेलीग्राम पे एडेड हैं, ठीक है, अदरवाइज तब कैसे बताऊं यार, बता दूंगी मैं आपको टेलीग्राम। कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाएं बेटा श्रावण की विशेषता रखती हैं, और ऐसी को बेटा हम ग्रंथिल उपकला बोल देते हैं, ठीक है। इन्हें दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक कोशिका जो पृथक ग्रंथिल, मतलब वही यूनिसेलुलर, जैसे आपकी आहार नाल की कलश कोशिकाएं। बहुकोशिकीय, जिसमें कई सारी कोशिकाएं मिलकर के कुछ भी स्राव करें, जैसे कि आपकी लार ग्रंथियां। स्रावी कोशिकाओं में अगर स्राव के निष्कासन के आधार पर हम बात करें, तो ये आपकी बहिस्रावी और अंतःस्रावी हो सकती हैं,
ठीक है। बहिस्रावी में जैसे कि हमने बताया श्लेष्मा, आंसू, ये लार बार सब निकलती है। ठीक है, श्लेष्मा, कर्ण, मोम, लार, तेल, दूध, एंजाइम्स वगैरह ये सब बेटा बहिस्रावी के स्राव हो गए। और ये सब बेटा वाहिनियों या नलिकाओं के माध्यम से अपने स्राव को अपने लक्ष्य तक भेजते हैं। इसके उल्टा अगर हम बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियों की, तो इनमें नलिकाएं नहीं होती। ये हार्मोन बनाती हैं जो उस तरल में छोड़ दिए जाते हैं जिसमें ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, आगे बेटा संयुक्त उपकला हमने देखी थी। ये बहुस्तरित होती है, इसमें कई सारे स्तर होते हैं कोशिकाओं के, और ये बेटा स्राव और अवशोषण नहीं करती है। जो आपकी बहुस्तरीय होती है, यानी जो आपकी संयुक्त उपकला होती है उसमें क्योंकि मल्टीलेयर्ड है, तो मल्टीलेयर्ड होने की वजह से ना तो ये विसरण सीमा बना पाती हैं, ना ही ये कोई भी चीज को सीक्रेट या एब्जॉर्ब कर सकती हैं। इनका मेन काम होता है बेटा आपको प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन देना। ठीक है, तो ये बेटा आपको मुख्यतः केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाती हैं। ठीक है, रासायनिक और यांत्रिक मतलब कि मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, रासायनिक स्ट्रेस का मतलब हुआ कोई भी अगर केमिकल स्किन पे गिर गया तो ये उसको बॉडी के अंदर नहीं जाने देंगी, किसी भी तरीके के केमिकल से बचाती है। ठीक है, और यांत्रिक मतलब यहाँ पे अगर चोट लग गई, घिस गया, तो ऊपर ही ऊपर रहेगा ना, इंटरनल टिश्यूज से जनरली डैमेज नहीं होते। ये कहाँ पाई जाती है बेटा? तो ये त्वचा की शुष्क सतह पर पाई जाती है, मुख गुहा की नम सतह पर पाई जाती है, ग्रसनी, लार ग्रंथि, अग्नाशय की वाहिनी वगैरह में पाई जाती है। तो त्वचा की शुष्क सतह पे आपकी केराटिन युक्त संयुक्त शल की, मुख गुहा की नम सतह और ग्रसनी में आपकी केराटिन विहीन स्तरित शल की, लार ग्रंथियों और अग्नाशय ग्रंथियों की वाहिनी में आपकी स्तरित घनाकार उपकला, स्तरित स्तंभाकार का उपकला एग्जाम्पल यहाँ नहीं दिया, और ये सब मैंने आपको लिखवा दिए। ठीक है, ये संयुक्त उपकला का चित्र हो गया। आगे बेटा ये सभी कोशिकाएं आपस में अंतरकोशिकीय पदार्थ से जुड़ी रहती है। सभी प्राणी ऊतकों में विशेष जोड़ देखने को मिलते हैं जो इन कोशिकाओं के बीच में मिलकर के इनको एक संरचना बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उपकला और बाकी ऊतकों में 3 प्रकार की संधियां पाई जाती हैं। ठीक है, और ये हो गई बेटा आपकी दृढ़ संधि, आसंजी संधि और अंतर। दृढ़ संधि बेटा जो सबसे पहली है, टाइट जंक्शन, ये ऊतकों को बाहर, ऊतकों के बीच से कुछ भी रिसाव, लीकेज को रोकती है। हाँ, ये ओल्ड एनसीईआरटी में बेटा मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगी। आसंजी संधि की अगर हम बात करें तो आसंजी संधि जो होती है वो पड़ोसी कोशिकाओं के, ये गलत है बेटा, ये गलत है। आसंजी संधि पड़ोसी कोशिकाओं के जोड़ने का काम नहीं करती है। आसंजी मैंने आपको क्या बोला है बेटा? ये पड़ोसी कोशिकाओं को जोड़ती है। ठीक है, तो ये पड़ोसी कोशिकाओं को आपस में जोड़ती है, आसंजी में जोड़ती है। और तीसरी अगर हम देखें आपकी अंतराली संधि, तो ये आयन और छोटे मोटे अणु वगैरह के स्थानांतरण में हेल्प करती है, क्योंकि ये पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गई आपकी कोशिका संधियां। क्वेश्चन हम बेटा कर चुके हैं आज के, है ना। होमवर्क में आपको DPP 1 कल जो मिली है वही करनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको रिवीजन करना है लेक्चर 1 2 3 का, लेक्चर 1 2 3। अब हम मिलेंगे 1:15, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। यस, मंडे को 1:15 टेलीग्राम चैनल, यार मैंने उसका लिंक कहीं तो डाला है, मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, मैंने कम्युनिटी में शायद डाला हुआ है, डॉक्टर प्रियंका मिश्रा नाम से। वहां पे कम्युनिटी में एक ना स्कैन, उसका वो क्या बोलते हैं उसको, स्कैनर लिंक जो भी होता है वो पड़ा हुआ है, आप वो स्कैन करेंगे तो आप टेलीग्राम तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं आज ही उसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का पीडीएफ डाल देती हूँ, पुरानी एनसीईआरटी का। आप लोग उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा, जिसके पास पुरानी एनसीईआरटी नहीं है, पुरानी एनसीईआरटी है उसको कोई जरूरत ही नहीं है। डाउट्स देख लूं मैं, चलो आ जाइए, रीसेंट डाउट्स में जाए। मॉड्यूल स्लेगे क्या होता है बेटा? मॉड्यूल ले लो, ये लिखना है क्या? सब लिखना है जो मैंने लिखा है, कौन सा पेज नंबर में है? प्रीति मैं आपको बता दूंगी, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी ने तो आपको मैं क्या ही बताऊं पेज नंबर बता के, है ना। मॉड्यूल स्लेगे हेमंत में आपका समझ ही नहीं भाई। योजन मतलब उनको जोड़ना, योजन मतलब पड़ोसी कोशिकाओं के बीच में जुड़ने के स्थल अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अडेरेंट जंक्शन मान्यता, अडेरेंट जंक्शन ऐसा जंक्शन जो पड़ोसी कोशिकाओं को जोड़ने का काम कर रहा है।
टाइट जंक्शन पड़ोसी कोशिकाओं के बीच से कुछ भी लीक होना रोक रहा है। गैप जंक्शन पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़ रहा है, जिससे कि चीजें इधर उधर हो सकती हैं। अडेरेंट जंक्शन केवल पड़ोसी कोशिकाओं को आपस में जोड़े रख रहा है कि वो अलग ना हो जाए। ठीक है। बालों का रंग बैक ही क्यों होता है? बैक नहीं होता, ब्लैक होता है। ठीक है। मीजोसोम और मीसोसोम में अंतर क्या है? एनसीईआरटी में अलग अलग वर्ड दिए हैं। मीजोसोम और मीसोसोम बेटा बॉटनी में टीचर से पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैम अडेरेंट जंक्शन प्लाज्मोडेस्माटा, हाँ प्लाज्मोडेस्माटा बेटा आप एक तरीके से कह सकते हो प्लांट्स में होता है। ठीक है, ये प्लांट्स में होता है। हमारे केस में हम तो एनिमल्स पढ़ रहे हैं। इंटरडिजिटेशन का नीलेश, डिजिट्स मतलब उंगलियां, उंगलियों का आपस में फंसना इज इंटरडिजिटेशन। ठीक है। साइटोप्लाज्म के आदान प्रदान क्यों होता है? साइटोप्लाज्म का आदान प्रदान नहीं होता है, साइटोप्लाज्म आपस में जुड़े रहते हैं। एक कोशिका के साइटोप्लाज्म से कोई भी चीज, अब अड़ोसी पड़ोसी अगर हैं आपस में, सब अपने अपने घर में रह रहे हैं ना, लेकिन एक दूसरे से लेन देन तो चल ही सकता है ना किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के। ऐसे ही इतनी सारी कोशिकाएं बॉडी में जो एक साथ हैं, ये आपस में कुछ ना कुछ का लेन देन करती हैं। थैंक गॉड यार आज वॉइस प्रॉब्लम अब जाकर के आई है, अगर आई भी है तो। चलो आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखना। वासु का सॉन्ग अब मैं मंडे को सुनाऊंगी, आज वो पापा के साथ बिजी है। बाकी आप लोगों के लिए मेरा हमेशा एक ही सॉन्ग होता है, जो आज मैंने अपनी रील में भी लगाया है, और वो मेरे बच्चों के लिए हमेशा डेडिकेटेड होता है। मैं जब से पढ़ा रही हूँ 2007 से, सॉरी 2013 से, तब से बेटा मेरा ये सॉन्ग मेरा फेवरेट रहा है। मैंने बहुत पहले हमारी मैम ने हमें सुनाया था, मैथ्यू मैम ने, आई वॉज इन कामटी नागपुर दैट टाइम, तब से ही मेरा फेवरेट सॉन्ग है। और तब मैं 2013 से अपने बच्चों को सुनाती हूँ कि आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुल के घनघोर अंधेरा भागे, कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, रंगी सी डगर न थमे, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। ओह भाई यहाँ से चलो, अपना ध्यान रखिएगा बेटा। एंड दिस सॉन्ग इज ऑलवेज फॉर माई किड्स। आई नो आज आप जिस भी परिस्थिति में हैं, सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन यस आपकी उन परिस्थितियों को बदलना केवल आप ही के हाथ में है। और हम भी चाहते हैं, हम यानी कि पीडब्ल्यू टीम हमेशा से चाहती है कि हमारे बच्चे उन परिस्थितियों से बाहर निकले और एक ऐसी दुनिया में एंटर करें जहां गम ना हो, सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो, जहां सिर्फ प्यार हो, अमन हो, शांति हो। और वो बेटा तभी हो सकती है जब आप मेहनत करेंगे। आप मेहनत करेंगे तो अपनी परिस्थितियों को खुद बदलेंगे। यस किशोर कुमार, हाँ, अपनी परिस्थितियां बदलेंगे, अपने परिवार की परिस्थितियां बदलेंगे और खुशियों का रास्ता अपने लिए खुद ढूंढेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। मंडे मिलेंगे 1-15 टिल दिन, बाय बाय, टेक केयर। गला यार मेरा जैसा भी है, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, मुझे तो अब नहीं अच्छा लगता है, रीजन बीइंग कि मैंने अपना अच्छा वाला भी पल देखा है। बाकी आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट।